मोहित सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रिपरेशन जंक्शन में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि वहां पर हम लोगों को किस किस एग्ज़ाम के बिहाफ पर कौन कौन सी हमें तैयारियां करनी है और क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम हमारे साइंस के सब्जेक्ट से हमारे कंप्लीट हो सकते हैं, जिससे कि हम लोगों ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्स कर सकें। ठीक है, तो आप में से जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, जिससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बात हो रही थी लास्ट टाइम पे कि साइंस में बायोलॉजी के सिलेबस की। तो सिलेबस के केस में अगर हम लोग देखें तो सिलेबस को जानना सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या चीज़ स्किप करनी है और किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? हिंदी में अगर देखें तो इसको कहा जाता है मानव आकारिकी। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? मानव आकारिकी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आखिर है क्या? इसके बेसिक को अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन यानी कि मानव, फिजियोलॉजी यानी कि आकारिकी। आकारिकी का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स की अगर हम बात करें यानी कि जितने भी तंत्र हैं इनकी बात करें, अगर ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, और इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि हमने आप लोगों को ये वादा किया है कि हम आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन टॉपिक जब खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, और आप लोग प्रॉपरली इसके नोट्स बनाते रहिए। हम यहाँ पर क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल ही चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग बशर्ते जब यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तुरंत उसको नोट डाउन करते रहिए। जिसको इंग्लिश में सुटेबल है वो इंग्लिश में, और जिसको हिंदी में सुटेबल है वो हिंदी में। ठीक है, तो अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर देखें तो जैसे यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, चीज़ें बोल रहे हैं, तो आखिर इन चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? वो भी हमें यहीं से पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारा फूड हमें एनर्जी देगा, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से साइकिल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें कि बायोलॉजी में हमें क्या चाहिए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हिंदी में हमने आपको क्या बताया? हिंदी में बताया आपको मानव आकारिकी। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी की बात कर रहे थे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में अगर देखें तो इसको कहा जाता है पाचन तंत्र। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन के बिहाफ पर यानी कि पाचन के आधार पर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें जरूरी है। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है किसको जानना? इसमें एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स क्या है? सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन इन नेचर, मतलब निम्न में से कौन
स्वभावतः प्रोटीन है या प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन जैसे कि जनरली आप लोगों ने सुना होगा, आप में से जो भी लोग मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, आपका बॉडी मास गेन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आप प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन मसल्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इस प्रोटीन को अगर देखें तो ये प्रोटीन से ही बना होता है हमारा एंजाइम। यहीं पर एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप लोग कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स। सभी एंजाइम प्रोटीन हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स। सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। तो जो प्रोटीन एंजाइम नहीं है वो क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बनता है आपका एंजाइम्स के बिहार पर। अब जैसे एंजाइम्स में अगर देखें तो यहीं पर हम लोगों के टॉपिक में रहेगा कि हमारे लार यानी कि हमारे जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करता है, वो भी यहाँ पर आएगा। हमारे स्टमक में यानी कि हमारे आमाशय में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, कहाँ से कौन सा एंजाइम किस जूस में, किस डाइजेस्टिव जूस में यानी कि किस पाचक रस में कौन सा एंजाइम है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से बनता है एंजाइम्स के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन बनता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन किसका बनता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि पाचक अंग। ठीक है, कि किस ऑर्गन में, किस अंग में हमारा कौन सा काम हो रहा है, कहाँ पर फूड का डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पर उसका क्या फंक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें यहीं पर हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों पर ध्यान देता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक तो एंजाइम्स और दूसरा ऑर्गन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का जो सेकेंड टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बाद, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग पोषण। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, पोषण। अब पोषण की बात करें, जैसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि हमें खाने से मिलते हैं, किस चीज में किसकी प्रचुर मात्रा है, यानी कि which component is most abundant in substance in food item, in which food item, ये सारी चीजें भी आपके क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन में अगर देखें तो हम लोगों को जो एनर्जी देता है उन कंपोनेंट में अगर देखें तो यहाँ पर एक तो आपका पहला जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा कार्ब। कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको क्या कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से कैसे हमें एनर्जी मिलेगी उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि उससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहीं पर आपका आ जाएगा दूसरी चीज है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से इनकी बेसिक यूनिट्स हैं, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है यानी कि अमीनो अम्ल से, और अमीनो अम्ल की बात करें तो वो भी यहीं पर आएगा। ठीक है, कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन इसेंशियल यानी कि कौन से अति आवश्यक अमीनो एसिड है, कौन से अनावश्यक अमीनो एसिड है, वो भी यहीं पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा हम लोग यहीं पर देखें तो जो न्यूट्रिएंट्स में एक तो आता है आपका विटामिन। विटामिन के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर आपका आता है फैट यानी कि वसा, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो जनरली हम लोग अगर फैट नाम ले लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक स्ट्रक्चर आता है कि कैंडिडेट बल्की होगा, यानी कि उसका आकार हो सकता है बहुत बड़ा, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, फैट हम लोगों के लिए जरूरी है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करने के लिए। मतलब क्या है रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जिस समय हमारे पास कुछ नहीं होता उस समय वो काम आता है। जैसे इस समय लॉकडाउन है,
कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग बंद है लेकिन उन्होंने अपना बैंक बैलेंस कर रखा है, तो वो क्या पैसा उनका कैसा है, रिजर्व है, जो इमरजेंसी के समय पर काम आता है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी यहीं पर आएंगी। तो फैट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक, तो विटामिन्स में अगर देखें तो इससे भी कई सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि कौन सा विटामिन हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये तो आप सभी लोगों को इस समय पता चल चुका होगा जैसे कोरोना चल रहा है, कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो वो चीजें आपकी यहीं पर आएंगी। ठीक है, और कौन सा एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, एक तो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, और दूसरा एंटी इन्फेक्शन यानी कि जो संक्रमण से बचाए। दोनों नामों में अंतर है, उन सब के बारे में हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, और इसी में आता है आपका एक मिनरल। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि हम लोगों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, कहाँ पर हमें जिंक की जरूरत है, कहाँ पर आयरन की जरूरत है, कहाँ पर कॉपर की जरूरत है। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, यानी कि धातुएं और अधातुएं हैं, ये सभी के सभी हम लोगों को जरूरी हैं। हमारे शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि हमें फूड आइटम से ही मिल रहे हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की, कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं डिसीजेस से, कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी कौन सी, जिसको कि जनरली आप लोग कुपोषण कह देते हैं। न्यूट्रिएंट है यानी कि पोषण। अब न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो अगर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग कुपोषित हो जाएंगे, हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, हम लोग बिस्तर पकड़ लेंगे यानी कि बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो प्रोटीन की कमी से जनरल आप लोगों ने सुना भी होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी बीमारी होती है, तो क्वार्टर एंड मैरिस्मस। ठीक है, ये बीमारियां हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हो जाता है, कैसे मल न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषक तत्वों की कमी होती है, कैसे बच्चों में ये डिफिशियंसी हो जाती है और बड़ों में डिफिशियंसी होती है। ठीक है, सब में हम लोग कैसे क्या है उनके बारे में यहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दो मेन टॉपिक। अब इसके बाद जब हम लोगों का न्यूट्रिशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग इन सभी चीजों को कवर कर देंगे। उसके बाद जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक रहेगा वो है हमारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे रक्त और परिसंचरण तंत्र। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त और परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड की अगर हम बात करें यानी कि रक्त की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ब्लड से बनता है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारा रक्त जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि संयोजी ऊतक है, जो कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि आपस में जोड़ता है, सबको ऑक्सीजन देता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया यानी कि संयोजी ऊतक कहा गया। और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र मतलब क्या है कि कैसे हमारी बॉडी में ये आपका सर्कुलेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ ऑक्सीजन दे रहा है, कहाँ से वेस्ट मटेरियल ले रहा है, सारा काम यहीं पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड में बात करें तो ब्लड में क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे उसकी बात करते हैं। तो ब्लड में अगर देखा जाए तो एक तो यहाँ पर आपका पहली चीज जो बनती है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, यानी कि रक्त किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला पॉइंट एक तो ये जरूरी है। दूसरा, ब्लड कैसे जा रहा है, कौन कौन सी धमनियां हैं, कौन कौन सी शिराएं हैं, यानी कि आर्टरीज कौन सी हैं और वेन कौन सी हैं, कौन सा कहां पर ब्लड लेकर के जाता है। क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं
कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सी धमनी यानी कि कौन सी आर्टरी ब्लड लेकर के जा रही है और कौन सी आर्टरी ब्लड को लेकर के आ रही है या वेन लेकर के आ रही है। तो ये सारी चीजें यहीं पर आएगा। अब यहाँ पर ब्लड की बात करें तो यहीं पर आपका आता है स्ट्रक्चर, वो भी किसका, हार्ट। हार्ट यानी कि आपके हृदय की जो संरचना है उसके बारे में भी यहीं पर डिस्कस करेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में, ब्लड से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी डिसीजेज हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद आखिर ब्लड में हमारे ब्लड क्या कर रहा है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये ऑक्सीजन मिलेगी कहां से, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, जो फोर्थ वन है, वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग श्वसन तंत्र। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर देखा जाए यानी कि श्वसन तंत्र की हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहली चीज तो हमें इसके बारे में जानना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज लंग्स। लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, अपने फेफड़ों के बारे में जानेंगे, कहां से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, कौन सी हमारे लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है यानी कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई है, कैसे कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे इनके काम हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी लंग से रिलेटेड यानी कि फेफड़े से संबंधित बीमारियां हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहीं पर जानेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे कितनी इनकी कैपेसिटी है यानी कि क्षमता है वायु को ग्रहण करने की या वायु को धारण करने की। ठीक है, तो ये चीजें यहीं पर जानेंगे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है कि कैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन चलता है, किन ऑर्गेनिज्म में यानी कि किन जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं। जैसे हमारे पास तो फेफड़े हैं, मछलियों की अगर हम बात करें, जो मैराइन एनिमल्स है, समुद्री जीव हैं, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं यानी कि गलफड़े होते हैं। तो किस जीव के पास क्या है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा जीव है जो कि आपका त्वचा से सांस लेता है, यानी कि उसके पास ना तो फेफड़े हैं ना गिल्स हैं। ठीक है, तो वो चीजें यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखें तो ये तो बात हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की। यहीं पर हम लोग अगर देखें तो लंग्स यानी कि फेफड़ों के बाद, फेफड़ों के अलावा यहीं पर हम लोग कवर करेंगे किसको, पॉल्यूशन को। जैसे कि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जो हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में कैसे कैसे कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, कौन कौन से प्रदूषक तत्व हैं जो कि हम लोगों को डिसीज कॉज करते हैं। जैसे एक कॉमन सा आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा या पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन से पहले दिल्ली में एक बार सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है। तो ऐसा क्यों कहा गया, तो वो रीजन यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग यहीं पर लंग पे यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पॉल्यूशन को भी कवर करेंगे। ठीक, यहां पर अगर देखा जाए तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आपका पिछला टॉपिक था, इसमें हार्ट के अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। ठीक है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, किसने खोजा यानी कि सर्वदाता कौन सा है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कैसे कैसे जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि माता पिता का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा यानी कि रक्त समूह क्या होगा, या बच्चे का ये ब्लड ग्रुप है तो माता पिता का संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी यहीं पर कवर होगी। ठीक, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो फिफ्थ वन है, वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें
यानी कि स्केलेटल सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वो है हमारा कंकाल तंत्र। ठीक है, क्या बनेगा, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आखिर अगर हम लोग देखें तो जैसे कोई भी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं या कोई भी हमें आर्किटेक्चर, कोई भी संरचना दिखती है तो उसका एक बेस होता है, आधार होता है। बिल्डिंग हमें बनानी है तो उसमें नींव बनाना जरूरी है। ठीक, तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो बेस है वो हमारा कौन कवर करेगा, स्केलेटल सिस्टम, जिसकी वजह से हम लोग ढंग से चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। तो ये चीजें हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र में आएंगे। अब कंकाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंकाल में क्या है, हमारे बोन्स। जैसे जनरली कभी भी कंकाल का नाम ले लिया जाए तो उसका बेस क्या है, हमारा बोन्स है। तो स्केलेटल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, एक तो हम लोग बोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि हड्डियों के बारे में, कौन सी हड्डी है, कहां पर पाई जाती है, उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहां पर आएंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो बोन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक हैं जो कि हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, हड्डियों में उपस्थित होते हैं, वो चीजें यहीं पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, बोन के आधार पर यानी कि इनकी संरचना के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जनरल आप सभी लोगों को वैसे तो पता होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस, इन दो मेन चीजों से मिलकर के बनी होती है हमारी हड्डियां। तो इनका कंपोजिशन क्या होता है, इनका कंपोजिशन के साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके परसेंटेज क्या है, कितनी प्रतिशत मात्रा में ये उपस्थित हैं, वो चीजें यहीं पर आएंगी हमारे। ठीक है, बोन के स्ट्रक्चर के साथ साथ यानी कि हड्डियों के बारे में जानेंगे, उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर देखें तो इनमें कि कौन कौन सी और चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, कौन सी डिसीजेज हैं। देखिए हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी तंत्र हैं, उनसे संबंधित कोई ना कोई बीमारियां जरूर हैं और उन बीमारियों से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड जो डिसीज है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, बोन स्ट्रक्चर के बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा वो है हमारा मसल्स। मसल्स यानी कि इनको कहा जाता है पेशियां। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, पेशियां। अब मस्कुलर सिस्टम हम कह सकते हैं या इसको, या मसल्स कह सकते हैं, यानी कि पेशियां कह सकते हैं। तो जो पेशियां हैं हमारी यानी कि मांसपेशियां हैं, कौन कौन सी मांसपेशी हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे स्केलेटन को सपोर्ट कर रही हैं। जनरली आप लोग सिर्फ ज़्यादातर 2-3 के नाम ही जानते हैं। जैसे आप लोगों ने जनरली कह दिया कि जो लोग वर्कआउट करते हैं कि बाइसेप बनाना है, हमें विंग्स निकाल रहे हैं। विंग्स इसका मतलब ये नहीं है कि विंग्स का मतलब है कि हमने पंख लगा लिया और जो एवीज हैं यानी कि पक्षी हैं उनके साथ हम उड़ने लगे। विंग्स का मतलब जो लोग वर्कआउट करते हैं वो लोग जानते होंगे, बॉडी वर्कआउट में आप लोग चाहते हो कि आपका शरीर सुडौल दिखे, तो वो चीज़ें क्या है कि उसकी में आपको मसल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कौन कौन सी मसल्स हैं, कौन सी कहाँ पर सपोर्ट करती हैं और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पेशियों के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, कौन सी सबसे लंबी पेशी है, कौन सी बड़ी पेशी है, ये सब यहीं पर हम लोग जानेंगे। मांसपेशियां किस तरीके से हमारे कंकाल को गवर्न कर रही है, कैसे उसको सपोर्ट कर रही है, ये चीज़ें यहीं पर आएंगी हमारी। ठीक है, मसल्स में अगर देखें तो यहाँ पर आपका एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग अगर देखें तो कैसे ये जोड़ रही हैं यानी कि यहाँ पर एक टॉपिक और बनता है आपका जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स यानी कि इनको हिंदी में कहा जाता है संधियां या संधि। ठीक है, कि कौन सी संधि है, कौन सा जॉइंट है जो कि हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब मसल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का वो है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। अब नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें यानी कि तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो हमारी बॉडी में सेंस से रिलेटेड यानी कि संवेदनाओं से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं
वो सारी की सारी यहीं पर आएंगी हमारी, ठीक है। कैसे? ब्रेन से रिलेटेड। अब नर्वस सिस्टम में अगर देखें तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारी बॉडी में? ब्रेन। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है हमारी बॉडी में, ब्रेन कैसे सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी लॉन्गेस्ट नर्व है, यानी कि कौन सी सबसे लंबी तंत्रिका है, ये सारी चीजें यहीं पर आएंगी हमारी, ठीक। अब ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे संवेदनाएं ये गेन कर रहा है, हमारी बॉडी में मेमोरी कैसी है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो हार्ड डिस्क है, इसमें जो कुछ भी जो भी डाटा हम डालें वो सब सेव होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके नर्वस सिस्टम में आएंगी। अब जितने भी काम होते हैं सब कुछ हो रहा है, इसमें अगर देखें तो इसमें से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमें शरीर से हटाना है। अगर ये हटेंगे नहीं तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी आ जाएगी। टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता, तो उसको हटाना जरूरी है, जिसके लिए अलग से एक सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में, और वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हमारा क्या बनेगा? किडनी। किडनी यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है वृक्क, ठीक है। किडनी यानी कि वृक्क। वृक्क के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, वेस्ट मटेरियल को हटा करके, क्योंकि हम पानी तो पीते हैं, अपने आप क्या होता है वो टॉक्सिक मटेरियल को लेकर के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आखिर ये यूरिन बन कैसे रहा है, तो हमें किडनी के फंक्शन को जानना जरूरी है। किडनी की सबसे छोटी इकाई यानी कि वृक्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। किडनी के में आपका क्या क्या फंक्शन है, कैसे ये वाटर बैलेंस कर रही है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को को पूरा कर रहा है, कैसे उसको बैलेंस कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग किस में जानेंगे? इसे किडनी में ही जानेंगे, ठीक। तो किडनी के बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है प्रजनन, ठीक है। ऐसे तो जब भी कभी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वहां पर ये टॉपिक, जैसे कभी भी इस टॉपिक की बात हुई तो कई लोगों की बाँचें खुल जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ पता नहीं क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, मन में कुतूहल पैदा हो जाता है आप लोगों के, आप में से कई बच्चों के, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में जब, या कोई भी एनिमल ले लीजिए, वो हमेशा अपने डीएनए को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, ताकि डीएनए की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें जो जरूरी हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर अगर हम लोग जाने तो रिप्रोडक्शन में आपका क्या क्या चीजें आएगा। एक तो आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी, ठीक है। जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी। फादर ऑफ द जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी के जनक किनको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। तो जेनेटिक्स यहीं पर आएगा, कौन कौन से उनके नियम थे, क्या क्या चीजें हैं, डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए की डिस्कवरी किसने की, डीएनए में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस है, ठीक है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। फिर जेनेटिक्स में ये सारी चीजें कवर होंगी हमारी। जेनेटिक्स के अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परकनली शिशु जिसको कहा जाता है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, उसका नाम क्या था, कैसे ये बनाया जाता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी, अगला क्या रहेगा? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं,
किन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसा प्रजनन होता है किन जीवों में, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है। तो कैसे कैसे उनमें रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो अभी तो एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद प्लांट्स की बारी आएगी, यानी कि पौधों में कैसे प्रजनन हो रहा है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपका प्रजनन में आएगा। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रजनन। रिप्रोडक्शन के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारा डिसीजेस। डिसीजेस यानी कि बीमारी। बीमारियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि इस समय हम लोगों का चारों तरफ देखें तो कोरोना, सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन ये बीमारी ही तो है, कैसे इसकी फंक्शनिंग है, कैसे क्या हो रहा है, कौन कौन सी डिसीजेस हैं, कौन कौन सी हमारी इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं, यानी कि संक्रामक बीमारियां हैं, कौन कौन सी असंक्रामक बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे डिसीजेस में अगर देखें तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा चमकी फीवर का नाम। अब जो चमकी फीवर है इससे बिहार का एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। वहां क्यों ये फैला, कैसे ये फैला, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। ये बीमारियों में देखें तो एक बीमारी है आपकी मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स इतनी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा नहीं कि मंकी पॉक्स है तो ये सिर्फ बंदरों को होगी, नहीं, इसकी शुरुआत तो हुई थी जानवरों से, लेकिन ये जानवरों से फैला ह्यूमंस में। और इतनी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी है कि आपको अपनी बॉडी में अगर किसी कैंडिडेट को हुआ, जिन लोगों को हुआ, तो कहीं पर भी आप फिंगर नहीं रख सकते, इतनी सी जगह नहीं मिलने वाली शरीर में, यानी कि एक उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी, पूरे में इंफेक्शन फैला होता है। तो ये सारी बीमारियां कौन सी हैं, विटामिन से संबंधित बीमारियां कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोटोजुआ संघ के प्राणियों द्वारा होती हैं, ठीक है, कौन से इनके कैरियर होते हैं, यानी कि वाहक जीव। वाहकों की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ बीमारियां, जैसे इस समय बारिश का मौसम है, अभी जैसे ही बारिश थोड़ा सा थमेगी, चारों तरफ पानी रहेगा, तो डेंगू, आप लोग सुनते हैं कि डेंगू फैल गया। तो डेंगू का वाहक कौन है, ठीक है, कौन सा मॉस्किटो है, कौन सी डिसीजेस है, जैसे एलिफेंटासिस होती है। एलिफेंटासिस यानी कि हाथी पांव, जिसको जनरली कह देते हैं, या फाइलेरिया। तो ये सारी डिसीजेस के बारे में हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजेस, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी संक्रामक है, कौन कौन सी असंक्रामक है, कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, किसके लिए वैक्सीन जरूरी है, यानी कि टीका जरूरी है, कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारे शरीर की, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम में से हम सभी लोगों को जब हम लोगों की बर्थ हुई थी उसके बाद इम्यूनाइज किया गया है, यानी कि हम लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, हम लोगों का टीकाकरण हुआ है। और उसमें कौन कौन सी वैक्सीन लगाई गई, जैसे बीसीजी, डीपीटी। तो ये बीसीजी और डीपीटी, इनका फुल फॉर्म क्या है, किन किन बीमारियों से बचाता है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो आपका क्या है, वो आपका है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स यानी कि इनको कहा जाता है ग्रंथियां, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ग्रंथियां, यानी कि ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्रंथियों की अगर हम बात करें, यानी कि ग्लैंड्स की अगर बात की जाए, तो ग्लैंड से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अभी शुरुआत में हमने आप लोगों को बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम प्रोटीन है, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। तो जो प्रोटीन एंजाइम नहीं है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो जो हमारे हार्मोन्स हैं जो कि ग्रंथियों से निकलते हैं वो भी प्रोटीन के बने हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ग्लैंड्स का यानी कि ग्रंथियों के बारे में अगर देखें तो ग्लैंड्स और हार्मोन्स जो हैं, ये टॉपिक जो बनता है आपका वो कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतःस्रावी विज्ञान।
तो अंतःस्रावी विज्ञान के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अब ग्लैंड्स के बारे में आपका क्वेश्चंस क्या बनते हैं? एक तो ग्लैंड्स की लोकेशन। ग्लैंड्स की लोकेशन का मतलब क्या है? लोकेशन मतलब है कि इनका स्थान कहाँ पर है, कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, किसका क्या काम है, किससे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। लोकेशन के अलावा अगर हम लोग देखें, जैसे आपका पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे हार्ट के पास में, हृदय के पास में पाई जाती है, और एक ऐसी ग्रंथि है जो कि बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जाने कहाँ पर कौन सी ग्रंथि की पोजीशन है, साथ ही साथ इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यानी कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि स्रावित होते हैं, वो सब हम लोग यहीं पर जानेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हार्मोन का काम कैसा होता है, कैसे ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सब हम यहीं पर जानेंगे। ठीक। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका की अगर हम बात करें तो सेल, जिसको कि बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवन की सूक्ष्मतम इकाई। तो सेल के केस में अगर देखें तो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, यानी कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? एनिमल सेल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका। इनका कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, क्या इनके बीच में अंतर है, कौन सा कोशिकांग इनमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। किस सेल ऑर्गेनल को किस निक नेम से जानते हैं, यानी कि किस कोशिकांग को हम लोग, उसका दूसरा नाम क्या है, उसके बारे में भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक। सेल थ्योरी किसने दी थी, ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है, स्लाइडेन और स्वान ने। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं दिया है, देखा है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो जो सेल थ्योरी है, कैसे क्या क्या चीजें हैं, ये सब यहाँ पर। अब सेल के बाद अगला जो हम लोगों का टॉपिक बनता है वो है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, पहले हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन यानी कि जंतु जगत के वर्गीकरण को देखेंगे, फिर उसके बाद आएंगे प्लांट क्लासिफिकेशन में, यानी कि पादप जगत के वर्गीकरण की बात की जाएगी। ठीक है। प्लांट में और एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या वेरिएशन आते हैं, क्या बदलाव है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का जनक किनको कहा जाता है, यानी कि वर्गीकरण का जनक किनको कहते हैं, फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन, वो भी यहीं पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद यानी कि वर्गीकरण के बाद जो अगला पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पर देखा जाए तो प्लांट में अगला बॉटनी का सेक्शन रहेगा। प्लांट में अगर देखें तो कौन कौन से प्लांट टिश्यू है, यानी कि पादप ऊतक कौन कौन से हैं हमारे। प्लांट टिश्यूज के बाद हम लोग अगर देखें, यानी कि पादप ऊतकों के बाद अगला पॉइंट का अगर देखें तो प्लांट के भी हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, वैसे ही हम लोग अगर देखें तो जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को गवर्न करते हैं। ठीक है। तो प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। प्लांट हार्मोन्स के अलावा हम लोग अगर देखें तो प्लांट की एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि पादपों की आयु को हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं। जो ईयरली रिंग्स होती हैं, वार्षिक वलय होते हैं, वो कैसे होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बैक्टीरिया और वायरसेस की बात करें, यानी कि जीवाणु और विषाणुओं की बात की जाए, तो जैसे एक कॉमन सी चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि गंगा इज अ होली रिवर, यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है। क्यों? क्योंकि उसके पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन आप लोग जब भी कभी आते जाते हो, या आप लोगों ने गंगा के आसपास लोगों को देखा होगा, या जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं अमावस्या को या कभी भी, ठीक है, या जब कुंभ होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा पूजा पाठ के समय लोग सिक्के उछाल करके उसमें डालते हैं, सिक्के फेंकते हैं। तो सिक्के फेंकने का क्या रीजन है?
ऐसा नहीं कि आपके सिक्के उसके बैक्टीरिया वायरसेस को मार देंगे, बिल्कुल भी नहीं। पुराने समय पर आप लोग जानते हैं कि तांबे के सिक्के चलते थे। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसने चलाया तांबे के सिक्के, किस किंग ने, किस राजा ने, ठीक है। तो तांबा यानी कि कॉपर जो है, कॉपर में रखा हुआ पानी वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि शाम को तांबे के बर्तन में आप पानी रख दीजिए और सुबह उसको यूज करिए, यानी कि उसको पीजिए, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा सही रहेगा। तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, कैसे वो कॉपर जो है पानी को कैसे सही करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस खाली कॉपर की वजह से पुराने समय पर बहुत तांबा डाला गया जिसकी वजह से गंगा का पानी शुद्ध है, नहीं। गंगा के पानी में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि जीवाणु भोजी विषाणु, ठीक है। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी विषाणु। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उनको खत्म कर देता है, जीवाणुओं को। तो जब जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तो क्या पानी कभी खराब होगा? कभी खराब नहीं होगा। तो रीजन क्या है गंगा के पानी का खराब ना होने का? वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। और इसका क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में भी और पीसीएस में भी। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग इन सब चीज़ों, जब ये खत्म हो जाएगा, ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग साइंस के नेक्स्ट सेक्शन पे पहुँचेंगे, ठीक। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो और आप लोगों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। धन्यवाद।